रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर असेंबली हल्के के 2 बल्दी डिवीजनों मुंडा मार्केट और बंसीलाल पेट में टीआरएस पार्टी की रुकनसाजी की मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में शमूलियत के लिए नौजवानों में काफी जोश पाया जाता है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि जेएसएमसी के हुदूद में टीआरएस के अरकान असेंबली का इंतखाब इस बात का सबूत है कि दोनों शहरों में टीआरएस एक मकबूल पार्टी है। मेयर की हैसियत से अपनी सरकारी मसरूफियत का आगाज करते हुए हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू का खैर मकदम किया, जो हैदराबाद के दौरे पर पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला महमूद अली और टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी के केशव राव एमपी भी मौजूद थे। हैदराबाद की नई डिप्टी मेयर एम श्रीलता शोभन रेड्डी ने जेएसएमसी दफ्तर टैंकबंड में कमिश्नर लोकेश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने अपने चैम्बर की सदनीनों के बशमूल कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि श्रीलता तानाका डिवीजन की नुमाइंदगी करती हैं और 2 दिन कबल ही डिप्टी मेयर मुंतखब हुई। जी विजयलक्ष्मी के मेयर बनने की खुशी में जुबली हिल्स और हिमायत नगर में गैर कानूनी तौर पर मुबारकबादी के बैनर लगाने पर मेयर के खामी आतिश अग्रवाल को 1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। रोड नंबर 10 और 12 पर लगाए गए फ्लेक्सी और बैनर का मामला सोशल मीडिया पर वायरल होगा, जिसके बाद जेएसएमसी के विजिलेंस विंग हरकत में आया। उसने सख्त कार्रवाई करते हुए ये तमाम बैनर्स निकाल दिए और बैनर लगाने के जिम्मेदार आतिश अग्रवाल को जुर्माना लगाया। दवाखाने गरीब नवाज तालाब कट्टा के निगरानकार डॉक्टर खुदूस उल हक की क़यादत में ज़ायरीन का एक काफिला अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुआ। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के उस तकारीब में शिरकत करेगा। मजलिस रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने काफिले को अलविदा किया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि गुज़श्ता 24 साल से ये काफिला हर साल रवाना हो रहा है। तालाब कट्टे में गरीब नवाज हॉस्पिटल के नाम से एक कदीम मकतब है और डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर अब्दुल हक साहब यहाँ के पूरे दवाखाने के निगरानकार हैं। हर साल आज 24 साल से पाबंदी के साथ हज़रत सैयद ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सरकार गरीब नवाज के रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर आपके साथ एक बहुत बड़ा काफिला जाता है और ट्रेन में मेडिकल कैंप लगा के ले आते हैं। बिला लिहाज मज़हब मिल्लत तमाम मुसाफिरीन की खिदमत करते हैं, फ्री मेडिकल दवाएं तकसीम करते हैं और पहुंचने के बाद उर्स शरीफ के अयाम में जब तक क़याम रहता है वहाँ पर भी मेडिकल कैंप चलाते हैं। वापसी में भी ये मेडिकल कैंप ट्रेन में रहता है। एक अरसे दराज से इनकी ये कोशिश है कि लोगों को ज़ायरीन को सहूलत पहुँचे। अल्लाह इनके खिदमत को कबूल करे और ये सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उससे मुबारक के मौके पर इनका अपना एक खिराज अक़ीदत का तरीक़ा बनाया गया है। यकीनन एक लायक सिताइश है और मैं तमाम ज़ायरीन से दरख्वास्त करता हूँ कि तमाम मुसलमानों की सरबुलंदी और उनका खोया हुआ मुकाम हासिल करने के लिए बारगाह गरीब नवाज में दुआ करें। अल्लाह के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये हम कुछ खुशहाली मिले, बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिले, नक़ीब मिल्लत हबीब मिल्लत की उम्र दराज उनकी हिफाजत हो, मजलिस को कामयाबी मिले, तमाम मुसलमानों को सेहत व आफियत और सलामती के साथ इस मुल्क में खुशहाली की ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह मौका दे। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में दुआओं को पेश करे, सबके लिए दुआ करे, अपने लिए करे, सो मज़ीद दुआ करे, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की कामयाबी के लिए दुआ करे। शुक्रिया। तेलंगाना में कोविड-19 वैक्सीन की टीके अंदाजी के दूसरे मरहले का गांधी हॉस्पिटल में हफ्ते से आगाज हो गया। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी ने सबसे पहले टीका लगवाया। यहाँ बताते चलें कि हुकूमत ने 140 मराकज़ पर टीके अंदाजी के इंतजाम किए हैं। रियासती हुकूमत ने सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस की मियाद में मजीद 1 साल की तौसीक कर दी है। इस सिलसिले में महकमा अखिलती महबूद की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है। गवर्नमेंट वीमेन डिग्री कॉलेज संगारेड्डी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद गौस की मियाद गुज़श्ता साल 26 दिसंबर को ख़त्म हो गई थी। मीरपेट पुलिस ने जाली दस्तावेजात के जरिए 2 करोड़ रुपये मालियती 2 प्लाट फरोख्त करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक खम्मम का मुतवत्तिन प्रेम कुमार हैदराबाद में ज़मीनात का कारोबार करता था और उसने अपनी जान पहचान के सुकुमार नामी एक शख्स के साथ मिलकर जाली दस्तावेजात बनाता था। उसने नंदी हिल्स मीरपेट की अराजी को, जो सिकंदराबाद की रहने वाली रमा देवी की मिल्कियत थी, जाली दस्तावेजात बनाए। इसी तरह हेमलता नामी एक और खातून के भी प्लाट को
दलील दस्तावेजात के जरिए फरोख्त कर दिया था। रचाकुंडा पुलिस ने एक वंडेसाला बी फार्मा की तालिबा के अगवा के केस को हल करते हुए उसे झूठा साबित कर दिखाया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि इस तरह पुलिस को 10 फरवरी को एक फोन कॉल वसूल हुआ था, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर की तरफ से इस लड़की के अगवा की इत्तला दी गई थी। रचाकुंडा पुलिस ने 10 खुसूसी टीमें बनाते हुए इस लड़की की तलाश की और मामले को सुलझाने की कोशिश की। इस पर पता चला कि लड़की कुछ खानदानी मसाइल से दो चार थी। चुनाचे उसने अगवा की फर्जी कहानी बनाई। इस लड़की के अगवा के सिलसिले में एक ऑटो ड्राइवर को माखूज किया गया था। चुनाचे कमिश्नर पुलिस महेश भगत ने तमाम ऑटो ड्राइवरों से माजरत खाई की है। All our investigation officer by giving them the cash reward from the beginning till end. All our team member really they have done this Herculean task without any sleep, without taking any rest. They were constantly on the job of detecting this case and coming to the conclusion or taking the case to logical conclusion. So truth has come out now. This case is a false case, is a fabricated case. No one has kidnapped the victim. No one has done any sexual assault and all. Basically the purpose was she is not happy, it seems, and she want to go away from the house, and for that purpose she has fabricated all this story. Sir, any case registration of so this case now will be referred as a false case, and then the investigation officer will be informing the court to take action for misleading the investigation agency. So under 182 CRPC, court will initiate action on it. Thank you, and my thanks to all media people who have cooperated with us during the investigation, and my sincere request to media people that not to distort the facts when the investigation is on, and not to do media trial, or not to declare innocent person as an accused and display their photographs in any mean. Thank you. माधोपुर पुलिस ने खांगी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को जिनसी हिरासानी के मामले में गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर पुलिस रविंदर प्रसाद ने बताया कि वाइस प्रिंसिपल कल्याण वर्मा और लेक्चरर रविंदर ने इस तालिबा को एक इवेंट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट देने के नाम पर अपने घर को तलब किया था। ये लड़की जो नारायणगढ़ के एक कॉलेज में जेर तालीम थी, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में पार्ट टाइम काम करती थी। दो रियासती वज़रा ई दयाकर राव और श्रीनिवास गौड़ ने कांग्रेस के लीडर और साबिक वजीर के जाना रेड्डी पर मशीन भागीरथता के बारे में गलत बयानी का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर नागार्जुना सागर अपने हल्के में गलत बयानी कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दोनों वज़रा ने कहा कि टीआरएस का कोई भी लीडर आपाशी के प्रोजेक्टों में करप्शन में मुलविस नहीं है। शराब के एक आदी शौहर ने अपनी बीवी पर केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिसकी वजह से वो दवाखाना उस्मानिया में इलाज के दौरान जख्मों से जान पर ना हो सकी। बताया जाता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के ड्राइवर 37 साल अब्दुल्ला की शादी समीरा बेगम से अगस्त 2009 में हुई थी। वो शराब का आदी था और उसके किसी और खातून से नाजायज ताल्लुकात थे। इसको लेकर मियां बीवी में रोजाना झगड़ा हुआ करता था। 6 फरवरी को इसी मसले पर झगड़े के बाद अब्दुल्ला ने अपनी बीवी को जला दिया, जिसे 80% झुलसी हुई हालत में दवाखाने उस्मानिया में शरीक करवाया गया था, जहां हफ्ते को उसकी मौत हो गई। समीरा बेगम के खानदान वालों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह अब्दुल्ला को कैफर किरदार को पहुंचाते हुए उनके साथ इंसाफ करे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे दोस्त हैं ये बचपन के सुजायद, जिनकी बहन का आज सुबह 6 बजे 5:30-6 बजे के दरमियान में इंतकाल हुआ जलने की वजह से। जलने की वजह यह है कि उसके शौहर ने पी कर खाकर जो है हरासमेंट करता था। लास्ट 6 फरवरी को जो है केरोसिन डालकर जला दिया और इसको जो है सुसाइड बताने की भी कोशिश करा उन्होंने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच्ची की ज़िंदगी हयात रह गई। बच्ची मरने से पहले, हमारी बहन मरने से पहले जो है स्टेटमेंट भी दी कि उसने तेल डालकर बच्ची को, बहन को जलाया। और उसके अलावा 2 बच्चियां जो उनकी बेटियां हैं, बेटियां जो है मौजूद थे उस टाइम पे। बच्ची देख के नाना को फ़ोन करी, नाना को फ़ोन करके बोली कि मेरे बाबा मेरी माँ को जो है तेल डाल के जला दिए। बहरहाल उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके आए थे। 6 दिन से 7 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा था, आईसीयू में थे। 80% बंद हो गए थे ऑलरेडी। बचने की उम्मीद तो बहुत कम थी, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे, दुआएं भी चल रही थी। लेकिन आज सुबह जो है इंतकाल हो गया उनका। और
वो शख्स जो है इस दौरान जो एडमिट थे उस दौरान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि केस वापस ले लो। वो एक ड्राइवर की जॉब पे है, आईजी ऑफिस पे, हैबिट्स पे, सैयद अब्दुल्ला उसका नाम है। लेकिन हमारे को तेलंगाना पुलिस से शादी कब हुई थी? शादी देखिए साहब 2009 में हुई थी, गालिबन 12 साल हो गए थे। डिमांड कुछ भी नहीं, अपने बाहर ताल्लुकात थे शायद, और उनके पीने खाने की अय्याशियाँ थी। वही बहन का हमेशा यही था कि भाई ये हरकतें मत करो, कम हर चीज़ से है। बहन भी टीचर की जॉब करते थे, उनको सपोर्ट करने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए काउंसलिंग करे, 1 से 2 बार नहीं, कई बार तो काउंसलिंग करे, 3-4 बार हमारे दोस्त लोग, वालिदैन सब जाके घर पे शरीयत के एतबार से बिठा के उनके घर वालों को, इनके घर वालों को बिठा के समझाने की हमेशा कोशिश करे। लेकिन वो अपनी ही हरकत पे अड़ी रहा। यही बात को लेकर दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा होता था। बीवी का यही था कि वे बच्चियाँ हैं छोटे छोटे, ये पीना करना छोड़ो, अच्छे से ज़िंदगी गुजारो, लेकिन तू मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं देना। वही मर्दानीपन औरत पे जाहिर करता था। वो मर्दानीपन जाहिर इतना हद तक गिर गया कि वो बच्ची के ऊपर गैस का तेल डाल के आग लगा दिया। उसमें कुछ भी इंसानियत चीज़ की बाकी रही नहीं हमारी नज़र से। जो अपनी औरत की इज़्ज़त नहीं कर सका, उन्हें कुछ करने के लायक ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं रहा उसको। आज 2 बच्चियाँ जो यतीम हो गए। बच्ची एक 8 साल की है, एक 6 साल की, एक है एक 8 साल की है। दोनों बच्चियों से जो है माँ का साथ तो चले गया साहब। लेकिन हमारे तेलंगाना पुलिस से यही मुतालबा है कि सैयद अब्दुल्ला को सख्त से सख्त पनिशमेंट मिले और इन बच्चियों का मुस्तकबिल के लिए कुछ ख्याल करे, क्योंकि गरीब घराने से बच्चियों को पालने वाली उनकी माँ थी, टीचरिंग करती थी। ये तो अपनी कमाई अपनी ही अय्याशियों में उड़ा लेता था। लिहाजा बच्चों के लिए गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट से हमारे को मुतालबा है कि कुछ ना कुछ इमदाद करे और इसको सैयद अब्दुल्ला को सख्त से सख्त पनिशमेंट मिले। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर सेहत ए नानी ने वजीर टूरिज्म श्रीनिवास राव और जिला कलेक्टर विशाखापट्टनम के हमरा कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां अराकू में कल हुए हादसे में जख्मी अफराद जेर इलाज हैं। नानी ने बताया कि जुमे को हुए इस हादसे में 4 अफराद जिनका ताल्लुक हैदराबाद से था हलाक हो गए, जबकि दीगर 20 अफराद जख्मी हुए हैं। उन्होंने जख्मियों की हर मुमकिन मदद करने का वादा किया। आंध्र प्रदेश में पंचायत राज इंतखाबात के दूसरे मरहले में हफ्ते को रायदही हुई। जिन डिवीजनों में रायदही हुई उनमें टिकाली, पालाकुंडा, पार्वतीपुरम, नरसीपट्टनम, राजमंद्रीवरम, रामचंद्रपुरम, कोवूरू, गुडिवाड़ा, नरसरावपेट, मरकापुर, कंदुकूर, आत्माकूर, नंदियाल, कर्नूल, धर्मावरम, कल्याणदुर्ग, कड़पा और मदनपल्ली शामिल हैं। सरपंच की 2786 नशिस्तों के लिए 7507 उम्मीदवार मैदान में हैं। रियासत में पंचायत राज इंतखाबात 2 मरहलों में हो रहे हैं, चुनाव अब 2 मरहले बाकी रह गए हैं। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असद अवैसी ने जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद तरमीमी बिल की मुखालिफत की और कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के वादे से इनराफ कर रही है। उन्होंने कहा कि गालिब मुस्लिम आबादी वाले जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मुलाजिमीन की तादाद घटती जा रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की पसमानदगी की वजह उसके साथ मुतासिबाना सलूक है। बैरिस्टर अवैसी ने जम्मू कश्मीर के मामले में बैरूनी मुल्कों की मदाखलत को गलत बताया और कहा कि मरकजी हुकूमत ने ही इस मसले को बैनुल अक़वामी मसला बनाया है। सर, मैं इस बिल की मुखालिफत में खड़ा हूँ और इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मेरा एक पार्टी का कंसिस्टेंट पोजीशन है कि जब इस हुकूमत ने दफ़ा 370 को अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के ताकत की बुनियाद पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़े से उसको ख़त्म किया, मैंने उस वक्त कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है और मेरा ये कंटिन्यूस मौक़िफ़ है। सर, मैं इस बिल की मुखालिफत इसलिए भी करता हूँ क्योंकि इसी ऐवान में खड़े होकर वज़ीर दाखिला ने कहा था कि ये हुकूमत जल्द से जल्द रियासत जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को बहाल करेगी। आज आप उस अपने वादे से मुनहरिफ हो रहे हैं, क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर केडर को एमगुट में मिला रहे हैं तो इससे आपकी नीयत का साफ इज़हार होता है कि आपने जो उस ऐवान को उस वक्त वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की दोबारा रियासत को बहाल किया जाएगा, वो सच्चाई पर मुबनी नहीं था, वो सिर्फ महज अल्फाज थे या जुमले थे। तीसरी बात यह है कि सर, एक ऐसी रियासत जहां पर मुसलमान तनासुब में ज़्यादा हैं मगर पहले से अफसरशाही में उनका तनासुब बहुत कम था। मैं आपका आदाद शुमार आपके सामने रखता हूं सर।
24 सेक्रेटरी के पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 5 कश्मीरी मुसलमान हैं। 58 IAS के पोस्ट में सिर्फ 12 मुसलमान हैं, यानी 17.24। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक सर जम्मू कश्मीर में 68.31 मुसलमानों की आबादी है और 28% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है। मगर अगर आप देखेंगे टायर 2 में सर दूसरे दर्जे के 523 इंतजामी अफसरान, जिसे कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विस कहते हैं, 220 यानी 523 में से 220 यानी 42.6 कश्मीरी मुसलमान हैं। IPS में आ जाइए सर, 66 पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं। दूसरे दर्जे के अफसरान में 248 में 108 यानी 43.54% मुसलमान हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। अच्छा सर, यहां पर यह कहा गया कि कश्मीर बड़ा बैकवर्ड है। कश्मीर का खित्ता बैकवर्ड नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है और आपके जो दिमाग में जो फीड किया गया है वो नफरत की बुनियाद पर। सच्चाई यह है कि इस खित्ते में गुर्बत की सतह से नीचे का तनासुब 10.31 है और पूरे भारत में 21.92 है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर आप कश्मीर की रियासत के स्टेटहुड को बहाल करेंगे, नहीं करेंगे। चौथा बात यह कि आपकी गलत फैसले की बुनियाद पर दूसरे ऐवान में एक भी कश्मीरी रुकने पार्लियामान नहीं है। यह हमारे मुल्क की, भारत की तारीख में तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है। मेरा चौथा सवाल हुकूमत से यह है कि हम ये कहते हैं, ये आपका मानना सही है कि हमारे मुल्क में बाहर के दीगर ममालिक को मदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर आप उनको लेकर गए ना, आप तो यूरोपियन पार्लियामेंट के लोगों को लेकर गए। अब तीसरी मरतबा आप यूरोप के सफीरों को 16 फरवरी को खबर है कि आप लेकर जा रहे हैं। आखिर ये FDI नहीं है, क्यों यूरोप के लोग कश्मीर जाएंगे? आप एक ऑल पार्टी मीटिंग लेकर जाइए ना डेलीगेशन को। आप यूरोप के डेलीगेशन को कश्मीर लेकर जा रहे हैं, क्या आप चाह रहे हैं मदाखलत करना? इसको इंटरनेशनलाइज आप कर रहे हैं। मैं वजीर दाखिला से पूछना चाहता हूं सर कि आखिर कितने बच्चे कश्मीर के आगरा की जेल में, बरेली की जेल में, अंबेडकर नगर की जेल में हैं? मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, खत्म कर रहा हूं स्पीकर साहब, कि बिलाल अहमद एक कुपवारा का बच्चा है, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर का है, 1600 किलोमीटर दूर श्रीनगर से जेल में है। उसके वालिद ने 25,000 रुपये की अपनी गाय को बेचकर गया, हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि उस बच्चे को श्रीनगर ट्रांसफर करो, एग्जाम लिखाओ, आप उसको नहीं मानते। एक और फैयाज है बरेली के जेल में, इसको आपने बरेली के जेल में डाल दिया। उसके वालिद ने 35,000 रुपया का कर्जा लेकर गया। अब बताइए आप, नवीद है बारामुल्ले का, कहां से ये अपनी जमीन बेचकर उसके वालिद गए। आखिर कितने बच्चे PSA के तहत जेल में हैं? आप उनको कब छोड़ेंगे? और मैं ये बड़ी आखिर में आपसे कह रहा हूं स्पीकर साहब कि यहां पर जितनी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने हुकूमत के इस इक़दाम की तायीद की, तैयार हो जाइए। ये हुकूमत जो करती है ना, ये दोबारा दोहराएगी और हम तारीख में देखेंगे कि खुदा ना खास्ता चेन्नई को, अहमदाबाद को, बेंगलुरु को, हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाएंगे ये लोग। ये कश्मीर में तो एक एग्जाम्पल बना दिए, यहां तक तजुर्बा किया गया। आज ये सब बैठकर थाली मार रहे हैं। जब लखनऊ यूटी बनेगा, जब बेंगलुरु यूटी बनेगा, जब मुंबई यूटी बनेगा, उस वक्त हाय हाय करेंगे। ये कंसिस्टेंट पॉलिसी आपकी है। इसीलिए सर, मैं होम मिनिस्टर से जो सवालात किया हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये 2G से 4G करके आपने एहसान नहीं किया, अमेरिका के दबाव में आपने किया। ब्रैड शर्मन से भारत के सफीर ने मिला, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया और आपने 2 दिन में 4G को बहाल कर दिया। आप इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, ये गलत है और इससे कश्मीरी अवाम का डिसएम्पावरमेंट होगा, एलिनेशन बढ़ेगा। शुक्रिया सर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुरजोर अंदाज में कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर को मुनासिब वक्त पर मुकम्मल रियासत का दर्जा देगी। लोकसभा में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन को साबिक़ा रियासत की सूरत हाल से वाकिफ़ होना चाहिए, जिसकी वजह से इस रियासत को 2 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तब्दील किया गया। अमित शाह ने आगे चलकर कहा कि कश्मीर का जो मौजूदा मौक़िफ़ है वो आरज़ी है, हम यकीनन इसको फिर रियासत का दर्जा देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई,
बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं। मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एग्मूट में क्यों लेकर आए? जरा एग्मूट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहती न होती। ये सारे राज्य है और एग्मूट कैडर के अंडर में है। जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एग्मूट कैडर के हैं वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर। और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करते। क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काय का सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे। इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी, संशय बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी उन्होंने एक और निवेदन कर दिया मान्यवर कि 2G से 4G विदेशियों के दबाव में किया है। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है जिसका वो समर्थन करते थे वो यूपीए की सरकार चली गई है। ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के फैसले ये देश करता है, इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है। कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता। और हमने उसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया था मान्यवर कि कुछ समझने के लिए समय चाहिए था। अफवाहें न फैलाई जाए इसके लिए एक समय चाहिए था। और आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी 2G और 4G, आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। मान्यवर ये हमें 4G और 2G का कह रहे, मैं अभी भी कहता हूं कि सबसे बड़ा नागरिक का अधिकार है सुख और शांति से रहने का, सलामती के साथ रहने का। सलामती जहां नहीं होगी वहां सारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं। केरला का दौरा करने वाले मरकजी वक्फ काउंसिल के वफद ने सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड TK हमजा और CEO BM जमाल के साथ बातचीत की। उन्होंने केरला में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पर जोर दिया। केरला वक्फ बोर्ड ने बताया कि औकाफी इमलाक की निशानदेही के लिए रियासत में GPS मैपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। मरकजी वक्फ काउंसिल के वफद में उसके अरकान हनीफ अली, एडवोकेट नौशाद और मुनव्वरी बेगम शामिल थे। मुल्क के एहतिजाजी किसानों की तायद में जारी रियासत गिर पदयात्रा के दौरान राजस्थान के अजमेर में एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने इस रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने किशनगढ़ में किसानों की एक रैली से भी खिताब किया जहां किसान ट्रैक्टरों के जरिए जमा थे। राहुल गांधी ने किसानों के एहतजाज की तोल पकड़ जाने के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार बताया और कहा कि हुकूमत 3 ज़रूरी क़वानीन को वापस ले ले तो ये मसला ही हल हो जाएगा, लेकिन हुकूमत इसे विखार का मसला बना रही है। रैली में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट एक साथ स्टेज पर देखे गए।
आप सबका यहां दिल से मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज मैं आपसे ये जो किसान के जो 3 नए कानून नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, इनके बारे में बात करने आया हूं। इन कानूनों के पीछे सोच क्या है, इन कानूनों का लक्ष्य क्या है। अच्छा भैया शांत हो जाएं। इन कानूनों के पीछे लक्ष्य क्या है? 3 कानून हैं। पहला कानून कहता है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। भाई और बहनों, अगर देश के कोने कोने में कोई भी अनाज खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है, तो मंडी का क्या मतलब रहा? पहले कानून का लक्ष्य मंडी को खत्म करने का, मंडी की हत्या करने का है। दूसरा कानून कहता है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोरेज में रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। मतलब दूसरा कानून देश में अनलिमिटेड जमाखोरी चालू करने का कानून है। और तीसरा कानून कहता है कि अगर कोई भी किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने जाकर अपने अनाज के लिए शोर आफाक हिंदुस्तानी फिल्मी अदाकार दिलीप कुमार पेशावर में अपना कदीम मकान वहां की आवाम को तोहफे में देना चाहते हैं। हुकूमत खैबर व पख्तूनख्वा और उसके मकान के मौजूदा मालिक के माबैन इसकी कीमत को लेकर तनाज़ा चल रहा है। हुकूमत इस मकान को हासिल करते हुए उसे एक म्यूजियम में तब्दील करना चाहती है। पाकिस्तान में दिलीप कुमार के एक भांजे और सनतकार फवाद इसाक ने दावा किया कि 98 साल अदाकार ने उन्हें इस जायदाद का पवारा फटाने दिया था और इसके दस्तावेजात उनके पास मौजूद है। 101 गज पर मुश्तमिल इस मकान की कीमत 80,56,000 बताई जाती है, लेकिन मौजूदा मालिक इस मकान के लिए 25 करोड़ रुपए का मुतालबा कर रहा है।